हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे। अभी प्रेरणा हमारा टॉपिक चल रहा था। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे अब प्रेरणा के संघटक। ठीक है, जब आप प्रेरणा के संघटक की बात हो तो उसमें कई तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अभी प्रेरणा के संघटक, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार संघटक पूछ लिया जाता है, कंपोनेंट आप समझ ही रहे हैं। कई बार कारक पूछ लिया जाता है, यानी कि फैक्टर, ठीक है। कई बार स्रोत पूछ लिया जाता है, प्रेरणा के स्रोत यानी कि सोर्स। कई बार पक्ष पूछ लिया जाता है कि आप प्रेरणा के पक्ष पे चर्चा कीजिए, यानी कि एस्पेक्ट्स, ठीक है। इतने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप कुछ भी पूछने पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, चाहे कारक पूछा जाए, चाहे संघटक पूछा जाए, चाहे स्रोत पूछा जाए, चाहे पक्ष पूछा जाए, आंसर एक ही होगा। तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं कि अब प्रेरणा के संघटक कौन से हैं। प्रेरणा के मूल रूप से 3 संघटक होते हैं। पहला आवश्यकता होता है, दूसरा होता है अंतर्नोद, जिसको चालक या प्रणोद भी कहते हैं। तीसरा आपका होता है उद्दीपन या फिर प्रोत्साहन, जिसको इंसेंटिव भी कहा जाता है, ठीक है। ये 3 मेन संघटक होते हैं। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला हो गया आवश्यकता, आवश्यकता नाम से ही स्पष्ट है कि किसी तरह की मांग होती है या कोई जरूरत होती है। इसको मांग भी कहते हैं। यह एक प्रकार के दैहिक असंतुलन या कमी की ओर संकेत करता है, ठीक है। आगे बात समझ में आवश्यकता क्या होती है? इसको एक तरह की मांग कहा जाता है। मांग कैसा है? जब हमारी बॉडी में किसी तरह का असंतुलन होता है या किसी तरह की कमी महसूस हो सकती है, उस होती है सॉरी, तो उसको आवश्यकता कहते हैं। जैसे जब आपको भूख लगती है तो शरीर में किसी तरह का पेट में दर्द हो जाता है। कई बार हम बोलते हैं ना, चूहे कूदने लग गए, तो वो चूहे नहीं कूदते हैं, वो एक तरह की जो हमारे अंदर मसल्स होती हैं, वो इधर उधर, हमको लगता है कि मूवमेंट खाली है तो मूवमेंट होने लगता है। किसी तरह की कमी होती है, कोई असंतुलन उत्पन्न होता है। प्यास लगी है तो जीभ सूखने लग गई, आपके गले में भी गला भी सूखने लग जाता है, कई बार बोल नहीं पाते हम। तो एक तरह का असंतुलन होता है। हमारे शरीर को एक मांग होती है, वो पानी मांगता है, या भूख लगती है तो खाना मांगता है। तो उसी तरह की एक आवश्यकता क्या है? एक मांग है। और वो किस तरह संकेत करती है? हमारी चाहे बॉडी की नीड्स, मतलब एक तरह की के डिसबैलेंस को शो करता है, इस इम्बैलेंस को कह लीजिए, शो करता है कि हाँ, बॉडी में ये कमी हो गई, इस तरह का असंतुलन आ गया, इसका इंडिकेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या होता है? प्राणी की कुछ ना कुछ दैहिक मानसिक या सामाजिक
आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति न होने पर व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। कल हमने बात की थी तनाव की ना, ये वही तनाव है कि जैसे व्यक्ति के अंदर भूख लगी है, उसे खाने की ज़रूरत है। खाने की ज़रूरत हुई और वो कमी आपके अंदर है, वो असंतुलन आपके अंदर आया, तो वो उस असंतुलन को पूरा करने के लिए ये वो हमारी बॉडी की क्या हो गई, नीड हो गई। तो उस असंतुलन या नीड या कमी को पूरा करने के लिए बॉडी क्या करती है, माँग करती है कि हाँ, कुछ चाहिए, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, जब वो चीज़ पूरी नहीं होती, जब तक पूरी नहीं होती तब तक एक तरह का मेंटल प्रेशर या मानसिक तनाव व्यक्ति के अंदर रहता है उस कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये तनाव नकारात्मक नहीं होता, ये व्यक्ति को सकारात्मक गति की ओर ले जाता है, व्यक्ति गति करता है। जब तक कोई आवश्यकता नहीं होगी तब तक व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। आपको नौकरी की आवश्यकता नहीं है, आप एजुकेटिव वीडियो नहीं देखेंगे। एडुकेटिव वीडियो कब देखते हैं, जब आपको पता होता है कि अब एग्जाम आने वाले हैं, आप जरा सा ये चैप्टर देख लेते हैं, ये चैप्टर नहीं पढ़ा, ये देख लेते हैं, भला एग्जाम आने वाला है। तो जब तक आपकी कोई नीड नहीं होती तब तक आप कोई कार्य नहीं करते हैं। भूख जब तक नहीं लगती तब तक खाना आप नहीं ढूंढते हैं। आपको प्यास नहीं लगी तब तक पानी व्यर्थ लगता है कि यहाँ कितना पानी पड़ा। वही जब आपको प्यास लग जाती है तो पानी कितना इम्पोर्टेंट लगने लगता है, इसको आप फील कर चुके होंगे, कभी ना कभी आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई होंगी। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि हमारी बेसिक नीड कौन-कौन सी हैं। जैसे भूख, प्यास, हवा, मलमूत्र त्याग, अ, आराम आदि क्या है? आदि दैहिक आवश्यकताएं हैं, दैहिक आवश्यकताएं हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है? स्नेह, प्रेम, आप कह लीजिए सामाजिक अभिव्यक्ति आदि क्या है? सामाजिक आवश्यकताएं हैं, सामाजिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है, इतनी सी बात हो गई हमारी आवश्यकताओं की। तो ये कुल मिला के समझ में आता है आवश्यकता क्या है। वो हमारी एक मांग होती है जो हमारी बॉडी में असंतुलन या किसी कमी को दर्शाती है। और इसके अलावा वो चीज़ें जो ये हमारे कैसी होती हैं, दैहिक या मानसिक या सामाजिक कमियां होती हैं। ठीक है, जिसकी पूर्ति ना होने पे व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। वो कमियां कौन किस तरह से आ सकती हैं? भूख, प्यास, मलमूत्र त्याग, काम, आराम, इस तरह की कमियां दैहिक कमियां। और अगर सामाजिक कमियों की बात करें तो स्नेह, प्रेम, सामाजिक अभिव्यक्ति या किसी तरह का किसी से मेल व्यवहार, ये सारी चीजें क्या है? सामाजिक कमियां, सामाजिक हमारी नीड्स होती हैं, सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, आ गई बात इतनी आवश्यकता की। अब हम दूसरे संघटक की तरफ चलते हैं जिसको अंतर्नोद बोलते हैं। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। नोट्स आप कंप्लीट करते चलिए, बिल्कुल नहीं भूले। मैं बार बार हर वीडियो में आपको बताती जा रही हूँ कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स जितना आप अच्छे से बनाते जाएंगे आपका फ्यूचर उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, आप पढ़ेंगे भी पढ़ाएंगे भी नोट्स के जरिए। दूसरा हमारा आता है अंतर्नोद। ठीक है, जिसको हम चालक कहते हैं। ठीक, ड्राइव। आप इसको कहीं कहीं प्रणोद भी लिखा मिल जाता है, क्या? प्रणोद। ठीक है, तो प्रणोद के नाम पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी को ही, ड्राइव को ही प्रणोद कहते हैं।
यह क्या है? यह आवश्यकताओं पर आधारित, आवश्यकताओं पर आधारित मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय है। ठीक है, तो इसका जन्म किससे होता है? यह आवश्यकता से जन्म लेती है। इसका जन्म किससे होता है? आवश्यकता से। ठीक है, या आवश्यकता से ही अंतर्नोद की शुरू। जब तक व्यक्ति के अंदर कोई आवश्यकता नहीं आएगी तब तक चालक जो है उसको कार्य करने के लिए या गति करने के लिए प्रेरित ही नहीं करेगा। तो इसका जन्म आवश्यकता से ही होता है। ये अंतर्नोद ही आवश्यकता या कमी को दूर करने के लिए व्यक्ति में दूर करने के लिए किसी व्यवहार या क्रिया को करने के लिए प्राणी को क्रियाशील करता है। क्या करता है? क्रियाशील करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अंतर्नोद ही होता है व्यक्ति के अंदर जो आवश्यकताएं पनपती हैं, आवश्यकताओं को या कोई जो कमी व्यक्ति के अंदर आती है उसको दूर करने के लिए, व्यक्ति को क्रिया करने के लिए या व्यवहार करने के लिए, किसी तरह की गति करने के लिए व्यक्ति को उकसाता है या प्रेरित करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये समझ सकते हैं कि अगर प्राणी को भूख लगी है तो अंतर्नोद क्या करता है? उसकी भूख को मिटाने के लिए क्रिया कराता है। उससे व्यक्ति क्या हो जाता है? व्यक्ति को एक्टिव करता है। जब व्यक्ति एक्टिव हो जाएगा तो उस क्रिया को करेगा, सॉरी क्रिया कह सकते हैं, या भोजन प्राप्ति, भोजन प्राप्ति करने या व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए, पर्टिकुलर नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, व्यक्ति को संतुष्ट करने तक के लिए व्यक्ति को ये मोटिव देता रहता है, व्यक्ति को प्रेशर करता रहता है, व्यक्ति को अंदर तनाव जो है उसकी कमी को उसको दूर करने के लिए व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा। इसको नोट जरूर कर लीजिए, अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो रिप्ले करके देख लीजिएगा। तीसरा हम कंपोनेंट लिखते हैं। तीसरा कंपोनेंट इसका है उद्दीपन या प्रोत्साहन। उद्दीपन या प्रोत्साहन। ठीक है, इंसेंटिव इसको बोलते हैं। ठीक है, इंसेंटिव का मतलब यही हो गया, जैसे आप कोई कार्य करते हैं, कार्य को आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। इंसेंटिव नाम से ही आप इसको याद रखिएगा, जब आपको क्या महीने भर के किए गए कार्य के लिए इंसेंटिव मिल जाता है तो आप संतुष्ट हो जाते हो। तो इंसेंटिव वही चीज है जिससे व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट होता है। ठीक है, जब आप किसी कार्य के लिए क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करते करते उस कार्य की पूर्ति हो गई, आप संतुष्ट हो गए, तब वही कार्य वो समाप्त हो जाता है। तो संतुष्टि के बाद कार्य दोबारा नहीं जारी होता। दोबारा जब फिर भूख लगेगी, जैसे भूख की बात हो गई, तो एक बार खाना खाने के बाद आपको संतुष्टि मिल गई, फिर आप खाने के लिए क्रिया नहीं करेंगे, कितनी भी अच्छी डिश आ जाए। और फिर उसके बाद अगर फिर आपको भूख लगी तो जब अगली क्रिया कब आपकी शुरू होगी भोजन के प्रति? जब आपको अगली बार भूख लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं, जिस
जिस वस्तु, वस्तु नहीं होगा आपको, वस्तु ही कह लेते हैं, वस्तु से आवश्यकता या अंतर्नोद की समाप्ति होती है, वही अंतर्नोद है। ठीक है, सॉरी, वही प्रोत्साहन लिख दूं मैं, प्रोत्साहन है। आगे बात समझ में, वही वो चीज, जैसे एक लक्ष्य निर्धारित चीजें होती हैं, लक्ष्य उद्देशित चीज जो होती है, उसको जब व्यक्ति पार कर लेता है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है, व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। तो वो संतुष्ट की स्थिति ही ये होती है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है जिस वस्तु से आवश्यकता और अंतर्नोद दोनों समाप्त हो जाते हैं, मतलब आपकी जो नीड्स है, अगर भूख के एग्जाम्पल की बात करें तो आपका भूख आपकी समाप्त होती है। अब जो अंतर्नोद यानी जो आप ड्राइव आपका काम कर रहा है, आप गति कर रहे हैं, उसकी भी समाप्ति हो जाती है। तो ये जो प्रोत्साहन या उद्दीपन होता है, ये इनसे दोनों की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रोत्साहन कह सकते हैं, लक्ष्य प्रोत्साहन व लक्ष्य लक्ष्य निर्देशित लक्ष्य वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कह सकते हैं निर्देशित होता है। निर्देशित या आप अभिप्रेरित लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह वस्तु जो जिसके पा लेने से हमारी आवश्यकताएं खत्म हो जाती हैं, जो हम गति कर रहे होते हैं, क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील रहकर ना रहते हुए हम शांत हो जाते हैं। हमारे अगर भूख लगी है तो भूख शांत हो जाती है, भूख के लिए जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया खत्म हो जाती है। जैसे आप एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप एग्जाम जब क्रैक कर लेते हैं तो आपकी पढ़ाई वाली क्रिया समाप्त हो जाती है। उस दिन देखिए बहुत घोड़े बेच कर सोते हैं पूरी रात, अदरवाइज आप रात तक जाग जाग के पढ़ाई करते हैं। या आप को किसी रेस में भाग लेना है, आप रेस करके आए, बहुत थक गए, रेस जीत जाते हैं, तो सारी थकान दूर हो जाती है, आपको इंसेंटिव मिल जाता है। इसी तरह से आप किसी महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जब आपको सफलता मिल जाती है तो आपको वो इंसेंटिव देखिए मिल जाता है, आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से ये संतुष्टि प्राप्त करने की क्रिया होती है। जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो वो लेवल ये होता है संगठक में। पहला लेवल क्या होता है, व्यक्ति की आवश्यकता का। दूसरा लेवल क्या होता है, व्यक्ति के ड्राइव का, कि वो किस तरह से गति कर रहा है, जो व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है कार्य करने के लिए, या उसकी मानसिक जो टेंशन होती है, मानसिक तनाव होते हैं, उस तनाव को दूर करने के लिए। और तीसरा होता है प्रोत्साहन या उद्दीपन, व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उद्दीपन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उद्दीपन हमारा वही है, लक्ष्य होता है। तो जो लक्ष्य व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, स्टिमुलस या स्टिमुलाई हमने पढ़ा था, तो जब व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है तो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि आवश्यकता, अंतर्नोद और
ये प्रोत्साहन, तीनों में संबंध क्या है? अब वन लाइनर क्वेश्चन में तो नहीं आता है। अगर टेट सुपर टेट सी टेट की बात करें तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि क्या संबंध है पूछने का। हाँ, ऐसे आ सकता है कि इन तीनों में से कौन सा सही होगा। ऐसे कभी कभार देखिए एग्जाम में तो किसी तरह भी के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सी टेट में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सुपर टेट में भी आ सकता है इससे क्वेश्चन निकाल के, और सी टेट में वो सॉरी टेट में भी आ सकता है, डी ट्रिपल एस बी में आ सकता है। इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या 11th 12th ग्रेजुएशन के क्लासेस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं कि हाँ इन तीनों में संबंध क्या है। तो इन तीनों में संबंध यही है कि आवश्यकता जो है वो एक तरह की मांग है, हमारी बॉडी से ये निकलता है, और जो हमारा अंतर्नोद होता है वो उस मांग को दूर करने के लिए कार्य करता है या अभिप्रेरित होता है। जो हमारे उस नीड को पूरी करने के लिए मन में जो तनाव उत्पन्न होता है उस तनाव को कम कम करने के लिए वो कार्य करता है। और जो हमारा प्रोत्साहन या उद्दीपन वाला पार्ट होता है वो उस जो उसकी कमी होती है मांग या आवश्यकता को, जो कि या जो शरीर की कमी होती है उसको पूरी जब वो हो जाती है, व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, तब की अवस्था होती है। ठीक है, तीनों में यही संबंध होते हैं। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। किसी तरह का कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। सॉरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप प्रेरणा के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।